ठीक है भाई, ये आपका कर्वेचर खत्म हो गया। कर्वेचर के बाद ही एक टॉपिक है टॉर्शन। टॉर्शन के लिए भी थ्योरम है, टॉर्शन के लिए भी आर्टिकल है। फिर इन सबका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक साथ कराएंगे सेरेट फेरेट फॉर्मूला बता करके। मतलब ये वाली एक्सरसाइज बहुत लेंथी एक्सरसाइज है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट लिखिए टॉर्शन। टॉर्शन लास्ट टाइम पे जब हमने आप लोग को कर्वेचर बताया था तो क्या बताया था? कर्वेचर क्या होता है? आर्क रेट होता है। आर्क रेट मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं? एस से, मतलब आर्क लेंथ। किसको करते हैं? टी आई, टेंजेंट को। किसको करते हैं? टी आई। तब आपने लिखा था डेल टी आई अपॉन डेल एक्स। टी आई, पी आई, बी आई तीन बताए हैं। टी आई निकल गया, क्या क्या बचा? बी आई और बी आई। कहते हैं टॉर्शन कुछ और नहीं, टॉर्शन को टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? टॉ से। आर्क रेट होता है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं? किसको करते हैं? बी आई। किसको करते हैं? बी आई को। बाई नॉर्मल को, बाई नॉर्मल को। आगे आपको पता क्या लग जाएगा? लिमिट डेल एस टेंड्स टू छोटा का मान मिलता है डी आई अपॉन, वो भी किसमें? ठीक है, तो कर्वेचर में टी आई को डिफरेंशिएट करते हैं, टॉर्शन में बी आई को करते हैं। ठीक है, कर्वेचर में टी आई को, कर्वेचर में टी आई को और टॉर्शन में बी आई को। लिखिए, ठीक है, टॉर्शन एट एनी पॉइंट पी, टॉर्शन एट एनी पॉइंट पी, टॉर्शन एट एनी पॉइंट पी of a curve, of a curve is an arc rate, is an arc rate of change in direction of change in direction of binormal, of change in direction of binormal at P, at P, full stop. Its magnitude is denoted by tau. Its magnitude is denoted by tau, 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 और ब्रैकेट में लिख दीजिए, सिंबल बना दीजिए। its symbol, sorry, its magnitude is denoted by tau, 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 और ब्रैकेट में tau का साइन। ठीक, देखिए नीचे से ये सब लिखिए। इसको क्या लिख सकते हैं वर्णिता? इसको क्या लिखेंगे? किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है? डॉट लगाएंगे ना, डैश। ये आपका टर्म की वैल्यू। लिखिए, सारा दिमाग बतिया में रहता है। कितना बतिया रहना चाहिए गलती से ना, वरना कोचिंग आना व्यर्थ हो जाएगा। लिखो बाबू दोनों लाइन। आदित्य सर का एक वीडियो वायरल हो गया, उनको भी नहीं पता था हमने ऐसे ओपन किया है। उनकी एक स्टूडेंट उनको मैसेज करके बता रही है, सर आपका वीडियो शो कर रहा है और उस पर कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें पहली लाइन उनकी क्या बोल रहे हैं, ऐसा है तो शहर में कहीं पे भी फिजिक्स जाके पढ़ लो, जो हम पढ़ा देंगे देखो वो कहीं नहीं मिलेगा। है ना, कहीं पढ़ लो, कॉलेज में पढ़ लो, यहाँ पढ़ लो, वहाँ पढ़ लो, 75 जगह का नाम ले लिया, लेकिन यहाँ की बात कुछ और है ना। तो उसमें कोई लड़की कमेंट कर रही है, सर क्या बताएं फिजिक्स से मोहब्बत हो गई है। तो कह रही है
गजब हाल एकदम गवर्नमेंट। फिर वो हमको मैसेज कर रहा है, मैम देखिए कितने कमेंट्स आ रहे हैं मेरे ऊपर। हम कह रहे सर बधाई हो आपको बहुत बहुत। हो गया भाई। अब देखिए कर्वेचर का उल्टा, कर्वेचर का उल्टा क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको किससे डिनोट करते हैं? रो से। इसी तरह से टर्म का उल्टा कहलाता है रेडियस ऑफ टॉर्शन। उसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू 1/टर्म। कप्पा और रो का रिलेशन होता है, टर्म और सिग्मा का रिलेशन होता है। ये सब बेसिक फर्स्ट ईयर का है, हम खुद पढ़ाए हुए। कैलकुलस हम 7-8 साल पढ़े हैं। कर्वेचर का कनेक्शन रो से, टर्म का कनेक्शन सिग्मा से। ठीक है, वो जब पढ़ाए थे तो कर्व ट्रेसिंग हमको रट गया था। कोई कर्व दे दो x y z तुरंत ट्रेस हो जाता था, क्योंकि उसको ट्रेस करने का एक तरीका होता है ना, पॉइंट्स होते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। जिस बेस बैच में पढ़ाए थे सबको ये था कर्व ट्रेसिंग आ गई, वरना कोई टीचर पढ़ाता नहीं था कर्व ट्रेसिंग, और हम गूगल करके पढ़ाए थे। ये भी हम बता देते, जो टॉपिक हमको किताब में नहीं पसंद आता है उसको हम गूगल कर लेते हैं। गूगल पूरा विश्व भरा पड़ा है। किसी एक को पकड़ लीजिए जिसकी बातें आपको समझ में आती हो, एप्लीकेबल कर लीजिए, उससे अच्छी टीचिंग नहीं हो सकती। गूगल पे सब है, आप विश्वास नहीं करेंगे। हम अपनी थीसिस लिख रहे थे तो थीसिस हम वर्ड में नहीं टाइप करते हैं, एक लेटेक्स है उसमें टाइप करते हैं। कई बार आप वर्ड में देखते हो कोई इक्वेशन टाइप करो तो दिखता नहीं है, आता नहीं है, सही नहीं आता है। लेटेक्स वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। अगर आपकी थीसिस मतलब आपकी किताब लेटेक्स में बनी है तो वो फॉरेन में भी एक्सेप्टेबल है। वर्ड में आपने टाइप की है तो वो फॉरेन में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ये गारंटी है। तो लेटेक्स सबसे अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है। जैसे C++, जावा आपने सुना होगा, उसी तरह से लेटेक्स है। लेटेक्स सबसे हाई लेवल की लैंग्वेज है, जो कैलिफोर्निया, US मतलब इन सब यूनिवर्सिटीज़ में लेटेक्स में ही टाइप होता है। तो लेटेक्स में जब हम कोई काम करते हैं हमको डाउट होता है कि ये चीज़ कैसे टाइप करें, नहीं समझ में आ रही भाई, कमांड से कमांड ही आपको देने हैं तो हम सीधे यूट्यूब पे कि ये चीज़ कैसे होगी डालते मिल जाता है। टाइम लगता है भाई उस चीज़ को ढूंढने में, आधा घंटा समझने में, करने में, लेकिन ये है कि सब कुछ है यूट्यूब पे, क्या नहीं है। तो हम तो लेटेक्स खुद से बहुत हद तक उसी से सीखे। हम यूनिवर्सिटी में कभी नहीं सीखे भाई। 8 महीने का बच्चा था, कहाँ जाके यूनिवर्सिटी कितना कितना देर बैठते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बैठते थे, वापस आ जाते थे। उस समय मेरा बड़ा वाला बेटा 8 या 9 महीने का था जब हमने रिसर्च ज्वाइन किया था, तो वापस आ जाते थे। हम कभी क्लास नहीं किए, लेकिन यूट्यूब ने हमको सिखा दिया। तो यूट्यूब से आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं, XYZ। थोड़ी सी आदत डालिए ढूंढने करने की, वरना MSc में बहुत परेशान होंगे है ना। गूगल करने की आदत डालिए, थोड़ा फेसबुक किनारे कर दीजिए। यही लोग फेसबुक पे कम ध्यान देंगे, कम चलेगा, व्हाट्सएप कम ध्यान देंगे, कम चलेगा। गूगल करेंगे, बहुत अच्छा नॉलेज बढ़ेगा। उतार लिखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ टॉर्शन, द रेसिप्रोकल ऑफ टॉर्शन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ टॉर्शन। The reciprocal of torsion is called radius of torsion, denoted by sigma, and is defined as ये लिख लीजिए, सिग्मा इज इक्वल टू 1/tau। सिग्मा इज इक्वल टू 1/tau। थ्योरम। अभी आपने पढ़ा क्या, देखिए अभी आपने पढ़ा कि कोई कर्व स्ट्रेट लाइन होता है जब कप्पा क्या होता है, 0। अब आप पढ़ेंगे कि कोई कर्व प्लेन में कन्वर्ट होता है जब उसका टॉर्शन मतलब ट क्या हो जाए। सुनिए क्यों, टॉर्शन मतलब क्या होता है, घूमना, है ना। 2 डायमेंशन की चीज घूमती है तो 3 डायमेंशन में कन्वर्ट होती है। कर्व प्लेन में आ गया, प्लेन में आ गया मतलब 2 डायमेंशन हो गया, तो घूमेगा ही नहीं तो 2 डायमेंशन में ही रह गया।
टॉर्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। कोई चीज घूमती है तब 2D से अधिक होती है। हमको कर्व को दिखाना वो 2D में ही है। अगर कर्व 2D में ही होगा तो वो घूमेगा नहीं, घूमेगा नहीं तो टॉर्शन क्या हो गया, जीरो। ठीक है, ये इसके पीछे का लॉजिक है। इस थ्योरम में से और इस थ्योरम में से एक थ्योरम मिलता है, गारंटीड है। ठीक, लिखिए थ्योरम। देखिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, the necessary and sufficient condition that a given curve is a plane curve, that a given curve is a plane curve, is that torsion becomes zero, is that torsion becomes zero at all the points of the curve, at all the points of the curve। सबसे पहले हम मान लेंगे हमारा कर्व क्या है, प्लेन कर्व, और दिखा देंगे टॉ क्या होता है, जीरो। दूसरे केस में मान लेंगे कर्व के लिए टॉ क्या है, जीरो, दिखा देंगे क्या होगा, प्लेन कर्व। ठीक है, लिखिए जैसे प्लेन कर्व की ना एक विशेषता होती है, जैसे स्ट्रेट लाइन की एक विशेषता होती है कि आपने कोई इक्वेशन लिखा xi = x0i +ais, तो आप समझ लीजिए किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का। उसी तरह से प्लेन कर्व के साथ में कोई कंडीशन होगी जिससे आप समझेंगे कि ये प्लेन कर्व है। वो कंडीशन आपकी पहले कभी सुनी हुई नहीं होगी, इसीलिए थ्योरम थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, प्लेन कर्व की क्या कंडीशन है वो हम स्टार बनवा दे रहे हैं, उसको याद रख लीजिएगा, वाइवा में पूछते हैं। ठीक है, लिखिए सपोज, नेसेसरी कंडीशन, प्रूफ में लिखिए नेसेसरी कंडीशन। अब समझिए, प्लेन कर्व का मतलब होता है, मोटी भाषा में समझिए कैसे याद रखेंगे, प्लेन कर्व इज नथिंग बट द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। मेन डेफिनेशन कहती है कि कोई भी प्लेन कर्व बनेगा कब, जब वो टेंजेंट लाइन को और प्रिंसिपल नॉर्मल को खुद में कंटेन करेगा। थोड़ा समझिएगा, कोई भी प्लेन कर्व तब होगा जब वो टी आई और पी आई को खुद में क्या करेगा, टी आई और पी आई के कंटेन करने वाला कर्व क्या कहलाता है, तो प्लेन कर्व का मतलब होता है ऐसा प्लेन जो टी आई और पी आई को खुद में क्या करे, कंटेन करे, मोटा मोटी क्या बन जाए, ऑस्कुलेटिंग। ये कंडीशन होती है। अगर ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, अगर ऑस्कुलेटिंग प्लेन है तो उसकी नॉर्मल लाइन कौन सी होगी, बी आई। क्या होगी, बी आई। डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, बात समझ में, बस यही करता है। लिखिए देखिए सपोज, नेसेसरी कंडीशन में लिखिए, सपोज दैट द कर्व इज अ प्लेन कर्व, सपोज दैट द कर्व इज अ प्लेन कर्व, suppose that the curve is a plane curve, then the tangent ti, then the tangent bracket में ti and principal normal bracket में pi
at all the points of the curve, at all the points of the curve, at all the points of the curve lie in the plane of the curve, lies in the plane of the curve, lies in the plane of the curve, lies in the plane of the curve, that is the plane of the curve, that is the plane of the curve is the osculating plane, is the osculating plane at all the points of the curve. फुल स्टॉप। देखिए ये प्लेन टी आई और पी आई को कंटेन करेगा, मतलब कैसा प्लेन होगा? ऑस्किलेटिंग प्लेन। कल आपने ऐसे बताया था, इसको कहते थे टी आई, इसको कहते थे पी आई, इसको कहते थे बी आई। ये हमारा कौन सा प्लेन था? ऑस्किलेटिंग प्लेन। अगर ये ऑस्किलेटिंग प्लेन फिक्स हो, भाई कोई भी कर्व कैसा है? ऑस्किलेटिंग प्लेन, तो हमने फिक्स कर दिया तभी ना वो ऑस्किलेटिंग प्लेन बना। तो उसके लिए बी आई हमेशा कैसा होगा? कांस्टेंट। ये बदलेगा, ये बदला, ये बदला तो ये बदला, ये बदलेगा तो बी आई भी क्या होगा? बदलेगा। लेकिन हमने क्या किया कि हमारा कर्व क्या है? ऑस्किलेटिंग प्लेन है, मतलब प्लेन कर्व है। प्लेन कर्व है तो जाहिर सी बात है वो कर्व किसी पॉइंट से पास कर रहा होगा, फिक्स होगा, उसके लिए बी आई भी क्या होगा? फिक्स होगा। बी आई फिक्स होगा मतलब बी आई क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, नीचे से लिखिए इस चीज को। दिस इंप्लाइज का साइन बनाइए। दिस इंप्लाइज कंपोनेंट बी आई ऑफ यूनिट बाय नॉर्मल, कंपोनेंट बी आई ऑफ यूनिट बाय नॉर्मल वेक्टर, ऑफ यूनिट बाय नॉर्मल वेक्टर इज कांस्टेंट, is constant। नीचे से that is bi is equal to constant। this implies that bi constant होगा तो dbi ds क्या हो जाएगा? s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव। this implies that ये 0 हो गया, इसका मतलब टर्म क्या हो गया? क्यों भाई वर्णिका? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नीचे से लिखिए hence the torsion term, hence the torsion term at all the points of the curve, hence the torsion term at all the points of the curve, at all the points of the curve, ब्रैकेट में लिखिए that is plane curve, that is plane curve is 0, ब्रैकेट बंद, is 0। बड़ा खतरनाक क्यों लगा रहा है? फिर लिखिए सफिशिएंट कंडीशन। समझ में आ रहा है सपनी? सफिशिएंट कंडीशन। आगे क्या करेंगे सतमीर? करना है एमएससी कि घर वापस जाना है? हैं? घर वाले बुला रहे हैं, क्या करेंगे? घर जाएंगे?
कह दीजिए अब नहीं जाएंगे, गोरखपुर में हम सेटल हो गए, एमएससी कर लीजिए, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट हम करा देंगे। पढ़ाएंगे? कैसे पढ़ाएंगे? इतना धीमे तो आप बोलते हैं। हाँ, आवाज़ को तेज करिए। हो जाएगा। नहीं, प्रैक्टिस करिए। देखिए ये सबसे अच्छा मौका है। किसी चीज़ का ना समय नहीं आता है कि हम सोचें हम बीएससी कर लेंगे तब हम एमएससी की तैयारी करेंगे। अरे हम एमएससी कर लेंगे तब हम आवाज़ तेज करेंगे, तब टीचिंग स्किल डेवलप करेंगे ना। सब साथ में होता है। जब हम पहली बार पढ़ाने जा रहे थे, करीबन 200-250 बच्चों की क्लास थी, अकेली लड़की पढ़ाने वाली, और कभी उस संस्था में कोई लड़की नहीं पढ़ाई थी, अकेले हम। ये भी नहीं बना था, स्टेज नहीं बना था, यहाँ तक बच्चे भरे पड़े थे एकदम, हमको ध्यान है। कैलकुलस का पहला क्लास, हाइट में भी छोटे थे, ब्लैक बोर्ड तक नहीं पहुँच रहे थे बहुत अच्छे से, लिखने की अकल भी नहीं थी, आधे से ही शुरू किए थे लिखना बस। वो पहला और आखिरी क्लास। अगले दिन से तो जो डट के पढ़ाएं, डांटे, फटकारे और बाहर निकालें। बहुत ज़रूरी है अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना। सामने वाला खुद को अपने को कमज़ोर ना समझे, इतने स्ट्रॉन्ग बनिए। जब लेक्चर देने जाना था तो एक दिन पहले शीशे के आगे तैयारी किए थे खड़े होके, आज भी भूलता नहीं है। 2013 सन। तो स्किल डेवलप करिए। और आप लोगों को टीचिंग में डालने का मेरी प्रायोरिटी यही है, पढ़ाएंगे। ये बताइए, हम किसी और को नहीं बुला के पढ़ा देते, आप लोग से रिज्यूमे मांगे हैं, आप लोग से क्यों? हमको 11-12 के लिए एक टीचर रखना है, एक ही टीचर दोनों देखता है। 9-10 के लिए एक टीचर रखना है, वो दोनों देखता है। ये भी पता है हमको, हो सकता है हम आप लोगों को रखें तो हमको इतने बच्चे ना मिले। अगर हम किसी स्कूल की फैकल्टी को रखेंगे तो हमको बच्चे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को रख के मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, हो सकता है घाटा ही हो। फिर भी एक मौका दे रहे हैं क्योंकि सर कमर है कि न्यू कमर्शियल को मौका दीजिए। फैकल्टी क्या होती है, हो सकता है वही अच्छा कर ले जाए। इसलिए कह रहे हैं कि स्किल डेवलप करिए। और घर वालों को बोल दीजिए हम गोरखपुर सेटल हो गए, है ना। एमएससी करिए, एमएससी के बाद अच्छी जगह हम आपकी नौकरी लगवा देंगे। ठीक है, कोचिंग पढ़ाइए, कॉलेज पढ़ाइए, पैसा कमाइए। फिर कभी कुछ अच्छा होगा, कंपटीशन वगैरह में निकलेंगे तो फिर निकलेंगे तो और अच्छी बात है ना। अब घर भर का मुंह त्याग दीजिए, फिर जब कमाइएगा तो माँ बाप को भी यहीं ले आइएगा। ठीक है, चलिए लिखिए। सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट में क्या मान लेंगे भाई? प्लेन कर्व है, सॉरी कर्व है जिसके लिए टाउ क्या है? अगर किसी तरह से आपको सिद्ध करना है कि ये प्लेन कर्व होगा तो उसके लिए bi क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। bi कांस्टेंट होगा, bi कांस्टेंट होगा तो ये फिक्स होगा, ये फिक्स होगा, मतलब ये ti और pi को खुद में क्या करेगा? कंटेन करेगा। जैसे ही कंटेन करेगा वो क्या बन जाएगा? प्लेन कर्व बन जाएगा। ठीक है, तो लिखिए let us consider at each point of the curve torsion tau is equal to 0. At each point of the curve torsion tau is equal to 0. देखिए टॉप ऑफ द 0 कर दिया। टॉप 0 होने का मतलब होता है b डैश i इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब होता है dei अपॉन ds इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट b, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो bi, 0 का इंटीग्रेशन 0, साथ में एक कांस्टेंट ai, मान लीजिए ये क्या है? कांस्टेंट। bi कैसा हो गया? इसका मतलब उस प्लेन में ti और pi क्या करेंगे? लाई करेंगे, तो वो प्लेन कैसा होगा? ऑस्कुलेटिंग प्लेन या फिर प्लेन कर्व। ठीक है, लिख लीजिए। इसके बाद लिख लीजिएगा इंटीग्रेटिंग अबव कॉमा वी गेट अभी टॉर्शन का फॉर्मूला डिराइव नहीं हुआ है ना। टॉर्शन का फॉर्मूला डिराइव कराना है। टॉर्शन का फॉर्मूला तभी डिराइव कर पाएंगे जब सेट फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो
सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला पढ़ाने के बाद टॉर्शन का फॉर्मूला डिराइव कराएंगे, फिर डायरेक्शन कोसाइन वगैरह कुछ समझाना है, तब मैं क्या प्रॉब्लम करूँगा। सैटरडे तक ये वाली एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर देंगे, है ना। सैटरडे के पहले ही हम सिलेंड्रिकल हेलिक्स शुरू कर देंगे। अब ज़्यादा नहीं बचेगा, हेलिक्स बचेगा, फिर ऑस्कुलेटिंग सर्किल, ऑस्कुलेटिंग स्फीयर बचेगा, इन्वल्यूट इवल्यूट बचेगा। मतलब ये पढ़ने के साथ ही चार एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 5वीं एक्सरसाइज में हेलिक्स है, 6वीं एक्सरसाइज में आपका ऑस्कुलेटिंग स्फीयर, ऑस्कुलेटिंग सर्किल है, ऑस्कुलेटिंग स्फीयर मान लीजिए। 7वीं में आपका इवल्यूट इन्वल्यूट है, 8वीं में आपका ऑस्कुलेटिंग सर्किल स्फीयर है, 9वीं नहीं पढ़ते एक्सरसाइज, 9वीं एक्सरसाइज छोड़ दीजिए, चैप्टर कंप्लीट है। बस इतना ही इसमें पढ़ना है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज चाहिए। हो गया, नीचे से लिखिए, दिस शोज दैट बाइनॉर्मल इज कांस्टेंट, दिस शोज दैट बाइनॉर्मल इज कांस्टेंट। फिर नीचे से लिखिए, दिस implies tangent and principal normal, tangent and principal normal at all the points of the curve, at all the points of the curve lying in the plane of the curve, lying in the plane of the curve. नीचे से लिखिए, hence curve is a plane curve, hence plane is a hence curve is a plane curve, hence curve is a plane curve. नेक्स्ट हेडलाइन है सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। आज आप सीखेंगे, अब आगे तक इसका यूज होगा, जब तक आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब तक। क्या है पहले सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला समझ लीजिए। सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूले में कितने शब्द आए हैं? 3। सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, इसलिए इसमें 3 नियम दिए गए हैं। कितने नियम दिए गए हैं? 3। और आपको ये भी पता है कि 3 यूनिट नॉर्मल्स होती है, 3 यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। कौन कौन से? टी आई, पी आई, वी आई, इन्हीं 3 पे फॉर्मूला दिया गया है। सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला 3 शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए इसमें 3 नियम दिए गए हैं। संयोगवश फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स भी 3 हैं, टी आई, पी आई और बी आई, इसलिए ये तीनों फॉर्मूला क्रमशः इन्हीं तीनों पे बने हैं। इन तीनों का यदि हम डेरिवेटिव निकालें s के सापेक्ष, तो क्या क्या मिलेगा? पहला मिलेगा t डैश i, दूसरा मिलेगा p डैश i, तीसरा मिलेगा v डैश i। ठीक, इन तीनों को हम लोग कप्पा, टा, कर्वेचर मतलब रो और सिग्मा के फॉर्म में लिखते हैं। कप्पा, टा, सिग्मा और रो के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, विद द हेल्प ऑफ अदर टू का मतलब क्या हो गया? टी डैश आई का मान बताया गया ट पी आई, पी डैश आई का मान बताया गया ट बी आई माइनस कप्पा टी आई, वी डैश आई का मान बताया गया माइनस ट टी आई, ये मान बताया गया। जैसे
टी आई, ये था पी आई, ये था बी आई। शुरुआत कहां से करेंगे? टी आई से। तो टी डैश आई, टी के बाद कौन है? इसलिए टॉप टी आई। हमेशा हम लोग ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। टी आई का फॉर्मूला किसके फॉर्म में देंगे? पी आई। तो टी आई टी डैश आई इज इक्वल टू टॉप पी आई। फिर क्या है? पी डैश आई, पी डैश आई, पी के बाद क्या पड़ता है? तो बी आई माइनस टी आई, बी आई माइनस टी आई, एक के साथ ट और एक के साथ कप्पा। ठीक, तीसरा कौन है? बी आई, बी आई के बाद क्या पड़ता है? लेकिन हमने क्या ले लिया? उल्टा चले, इसमें कैसा साइन आएगा? माइनस, माइनस ट बी आई। टी आई का फॉर्मूला पी आई के रिस्पेक्ट में, बी आई का फॉर्मूला पी आई के रिस्पेक्ट में। ऐसे गए तो पॉजिटिव, उल्टा गए तो नेगेटिव, इन दोनों के साथ टॉ आएगा। ये बड़ा फॉर्मूला देता है। इसमें ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म नेगेटिव। पहले इसमें टॉ आएगा, बाद में इसमें कप्पा आएगा। ठीक है, तो अब हम लिख के दिखा रहे हैं टी डैश आई, पी डैश आई, बी डैश आई। टी आई के बाद क्या आता है? पी आई कप्पा के साथ, सॉरी टाउ के साथ। टी है तो टाउ। उसके बाद लास्ट वाले वैल्यू बी के बाद क्या आता है? उल्टा जाएंगे तो माइनस, टॉ के साथ ये आएगा पी आई। ठीक, और जब हम लोग पी आई का लिखेंगे बीच वाले का, तो उसके बाद क्या आता है? वी आई, फिर क्या आता है? पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव। इसके साथ क्या आएगा आपका? सब में टा आएगा, किसमें भी क्या आएगा? और इसके साथ, ठीक है, सबका पहला टर्म ट, दूसरा टर्म कप्पा। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव। बीच वाले का फॉर्मूला सबसे बड़ा। ठीक है, इसको कहते हैं सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला। लिखिए इसके बारे में। देखिए, द सेट ऑफ थ्री रिलेशंस, द सेट ऑफ थ्री रिलेशंस involving space derivatives, involving space derivative of fundamental unit vectors, of fundamental unit vectors of fundamental unit vectors ti comma pi and bi are known as Seret-Frenet formula, are known as Seret-Frenet formula. नीचे से तीनों पॉइंट्स लिख लीजिए। कल मेरा क्लास 7 बजे से रहेगा, है ना? हो सकता है हम 7 से 10 भी पढ़ा दें, ठीक है, जैसा जो रहेगी कंडीशन उस हिसाब से। 7 से 9 तो हर हाल में पढ़ाएंगे, 10 भी पढ़ा सकते, मतलब ये मेंटली प्रिपेयर होकर आएंगे। जैसा मेरे पास जितना टॉपिक बचेगा उस हिसाब से। अगर हमको लगेगा कि 1 घंटे में मेरा और कवर हो जाएगा टॉपिक, तो पढ़ा देंगे। हमको लगेगा एकदम से कोई फ्रेश टॉपिक आ गया, कोई मतलब नहीं है शुरू करेगा, हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंग से चलेगा। कोशिश करेंगे कि ये वाला सेक्शन कल हम पूरा खत्म कर दें। कल आइएगा तो जरा बुक लेकर के आइएगा, है ना? कल कोशिश करेंगे कि ये टॉर्शन और कर्वेचर वाली एक्सरसाइज, मतलब सेरेट-फ्रेनेट एक्सरसाइज खत्म कर दें। उसके बाद आपका हेलिक्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें नहीं है। सेरेट-फ्रेनेट फॉर्मूला का प्रूफ है, फिर हम बता दें टॉर्शन के फॉर्मूले का प्रूफ है। कर्वेचर, कर्वेचर का फॉर्मूला, टॉर्शन, टॉर्शन का फॉर्मूला, दोनों पे दो थ्योरम, कर्वेचर 0, टॉर्शन 0 और सेरेट-फ्रेनेट फॉर्मूला। यही 5 चीज़ की इसमें, 2 बाकी है, सेरेट-फ्रेनेट फॉर्मूला का प्रूफ और टॉर्शन वाला।
उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कुछ आपको होमवर्क देंगे, कुछ उनका नहीं तो वैसे खत्म हो जाएगा। फिर जो है आपका रिविजन, ठीक है। तो कल ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 10 तक क्लास चल सकता है, ठीक है।